गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अभिजीत कुमार एक बार फिर से आप सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का और सभी आम भारतीय जनमानस का समृद्धि आईएएस पटना ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैंने कहा कि आम भारतीय जनमानस, ये इसलिए मैंने कहा कि आज का जो टॉपिक मैं लेकर के आया हूं वो आईएएस पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आईएएस प्री में भी सवाल बनता है, मेंस में जीएस 1, 2, 3, 4 हर जगह सवाल बनने की संभावनाएं हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे रखा आईएएस पीसीएस प्री एंड मेंस टॉपिक एंड ऑल्सो इंटरव्यू टॉपिक। इंटरव्यू में भी इस तरह के मुद्दे पे आपको सवाल पूछे जाएंगे और बनेंगे। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि पेशेंसली आप 20 से 25 मिनट तक का ये वीडियो होगा, इसको पेशेंसली सुनेंगे तो पूरा मुद्दा समझ में आ जाएगा। टॉपिक आप देख ही रहे हैं, वैवाहिक बलात्कार, है ना। बलात्कार शब्द जब हम सुनते हैं तो हमारे मनोमस्तिष्क में एक झंझावात होता है, और जो भी इंसान ऐसा करता है हम चाहते हैं कि उसे कठिन से कठिन और कठोर से कठोर दंड दिया जाए, उसकी जान ले ली जाए। जिस इंसान ने इस तरह की हिमाकत करी है किसी भी महिला के साथ या किसी भी लड़की के साथ, तो इस पूरे मुद्दे को आप देख रहे हो कि वैवाहिक बलात्कार मैंने लिखा है, यानी कि विवाह के बाद होने वाला बलात्कार, यानी कि जो पति के द्वारा किया जाता है वो बलात्कार। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा दोस्त ये आज का टॉपिक, लेकिन ये टॉपिक भारतीय समाज और वैश्विक समाज को मिला करके, और साथ ही इस टॉपिक का क्या इंपॉर्टेंस है ये आपको समझना होगा। इसलिए मैंने आज आम भारतीय जनमानस के साथ ये उद्बोधन किया कि हमारे राष्ट्र की जो माँ बहनें हैं उनके लिए भी ये वीडियो उतना ही इंपॉर्टेंट है जानकारी के लिए, और जो पुरुष समुदाय है और खासकर जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर स्तर पे प्रश्न तो आपको बनेगा ही, इसके साथ अन्य भी आपको चीजें पूछी जाएंगी इंटरव्यू में भी। तो ये मुद्दा क्यों चर्चा में रहा, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि वैवाहिक बलात्कार का मुद्दा इसलिए चर्चा में है क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में एक फैसला आया है। दिल्ली हाई कोर्ट में 2 जजों की बेंच थी दोस्तों। 2 जजों में एक जज थे दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव सकधर, और एक जज है सी हरिशंकर। मुद्दा ये था कि हमारे देश में, दोस्तों पूरा बेहतर तरीके से समझिएगा, नोट डाउन करना होगा तो करिएगा, एक बार बेहतर तरीके से चीजों को समझ लीजिए। हमारे देश में क्या है कि आईपीसी, इंडियन पिनल कोड की जो शुरुआत हुई वो 1860 में हुई थी लॉर्ड मैकाले के सिफारिश पे। देखिए मैंने यहां पे लिखा है आईपीसी 1860, ठीक है। इसमें वही आईपीसी आज भी हमारे यहां चल रहा है। उस आईपीसी के आर्टिकल 375 में बलात्कार के बारे में बात की गई है, ठीक है, कि बलात्कार क्या होता है, ठीक है। और अगर कोई आदमी किसी के साथ बलात्कार करता है तो उसको कठोर से कठोर दंड का प्रावधान है आईपीसी के अंतर्गत, ठीक है। लेकिन दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति, देखिए मैंने यहाँ पे ये आईपीसी की धारा 375 की चर्चा करी है, और यहाँ पे 375(2) हमने लिखा है। 375(2) जो है ना वो बलात्कार का अपवाद है दोस्तों, अपवाद, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है ये थोड़ा समझ लीजिए। एक्सेप्शन ये है कि 375(2) ये कहता है कि विवाह के उपरांत, जब ये कानून बना था, मैं तब से स्टार्ट करता हूं आपको, उस समय ये बात कही गई थी कि 10 वर्ष की यदि कोई लड़की हो चुकी है और उसका विवाह हो गया है, तो विवाह के पश्चात अगर उसका पति उसके गैर मर्जी के भी, यानी अगर उसकी मर्जी नहीं है, बावजूद उसके साथ यौन संबंध बनाता है, उसके साथ सेक्स करता है, तो वो बलात्कार नहीं माना जाएगा। ये कानून में लिखा हुआ था। कब? 1860 में जब ये बना था तब। इसमें रिफॉर्म हुआ।
रिफॉर्म क्या हुआ दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। रिफॉर्म बस इतना हुआ कि 1940 में यह 10 वर्ष की जो आयु सीमा थी उसको बढ़ा करके 15 वर्ष कर दी गई। मतलब ये कि 15 वर्ष से अधिक आयु की कोई लड़की है जिसका कि किसी के साथ विवाह हो जाता है, तो उसके बाद उस लड़की के बिना मर्जी के यदि उसका पति उसके साथ संबंध बनाता है, उसके साथ यौन संबंध बनाता है, तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है। इसमें एक और जो रिफॉर्म मैं यहीं पे आपको बता दे रहा हूं कि 2017 में, रिसेंटली 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने यह जो 15 साल की जो आयु सीमा है उसको बढ़ा करके 18 साल कर दिया और यह कह दिया कि 18 साल से अधिक उम्र की यदि कोई लड़की है और उसका विवाह हुआ गया है, तो उसके विवाह के उपरांत यदि उसका पति उसके बिना मर्जी के उसके साथ संबंध बनाता है, यानी कि उसके साथ यौन क्रीड़ा करता है, उसके साथ सेक्स करता है। देखिए, मैं ये वर्ड्स बस इसलिए दोस्तों यूज कर रहा हूं, आपको सुनने में थोड़ा असहज लग सकता है, लेकिन समझिए कि ये एक विकसित राष्ट्र अगर आपको बनना है तो सोच के स्तर पे, मानसिकता के स्तर पे आपको बनना पड़ेगा। तो ये चीजें आपको समझने पड़ेगी, होती सारी चीजें ही हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, डेटाज आपके सामने रख करके डेटा के बेस पे बात करूंगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपनी नजरों के सामने पर्दा डाल लेते हैं। ठीक है, हम वास्तविकता से मुंह मोड़ने लगते हैं और स्थिति तो अब और भयावह हो जाती है कि जब हमारी देश की सरकार कहती है कि यह जो स्थिति है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक की यदि कोई लड़की है, उसकी शादी हो गई, विवाह के उपरांत यदि उसका पति उसके बिना मर्जी के उसके साथ संबंध बनाता है, तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा, यानी कि यह वैवाहिक बलात्कार नहीं माना जाएगा। ठीक है। अब आप बताइए कि क्या इससे जो विमेन्स राइट है उसका वायलेशन नहीं हो रहा है? चलिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपका ध्यान आकर्षित करता हूं आईपीसी की धारा 498 पर 498A, डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको कहते हैं घरेलू हिंसा। भटकिएगा मत, और मैं यहां पे लेके आऊंगा इस मुद्दा पे लेकर, जहां से मैंने स्टार्ट किया था मैं यहां पे लेकर के आऊंगा, बस मैं थोड़ा कहानी आपको जोड़ना चाह रहा हूं। डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा, ये महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए है। डोमेस्टिक वायलेंस में क्या है कि यदि किसी महिला का विवाह के उपरांत उसके ससुराल में उसके साथ कुछ गलत होता है, इवन कि उसको कुछ ऐसे शब्द बोल दिया जाता है उस घर में, उसके पति के द्वारा, उसकी सास के द्वारा, उसके ननद के द्वारा, उसके देवर के द्वारा या ससुराल पक्ष के किसी भी व्यक्ति के द्वारा यदि कोई ऐसा शब्द भी बोल दिया जाता है जो शब्द उसकी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचा रहा है ना, तो वो महिला 498A के तहत कोर्ट जा सकती है, और जिस व्यक्ति ने उसको गलत शब्द बोला है उसको दंड दिया जाएगा, उसको दंड देने का प्रावधान है। आप देखिए, यहां पे आपको एक कन्फ्लिक्शन नहीं दिख रहा है कि जहां पर अगर ससुराल में किसी महिला को एक वर्ड ऐसा बोल दिया जा रहा है जिससे कि उसकी सम्मान को चोट पहुंच रही है, तो वो कोर्ट जा सकती है और उसके लिए उस सदस्य को या पूरे परिवार को जो है सो दंड भी दिया जा सकता है। लेकिन उसी महिला के साथ उसके बिना मर्जी के, उसी महिला के साथ उसके बिना मर्जी के अगर यौन संबंध उसका पति बना रहा है, तो ये अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, आज तक नहीं रखा जाता है हमारे देश में। यही मुद्दा है, यही मुद्दा है दोस्तों। और इसी वजह से हमारे देश की कुछ महिला संस्थाओं ने क्या किया, कोर्ट गई और कोर्ट में जाकर के केस किया कि भैया ये नहीं होना चाहिए। अब एक बात मानिए कि आप एक आदमी के तौर पे हैं और आप जब मान लीजिए कि आपकी खाने की इच्छा नहीं है और जबरदस्ती आपको कोई खाना खिला रहा है, आप खाइएगा? नहीं खाइएगा ना, क्योंकि आपकी मर्जी नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी मतलब आपको नहीं लग रहा है कि आपको भूख नहीं है। लेकिन उस भूख के बावजूद दोस्तों अगर कोई आपको खाना ठूस दे आपके मुंह में, आप समझ रहे होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तो क्या आप बर्दाश्त करेंगे? क्या वो आपके साथ अपराध नहीं है? ये अपराध हर महिला के साथ हो रहा है, लेकिन कोई इस पर बोल नहीं रहा है।
अब आप सोचेंगे कि सर ये बातें कर रहे हैं सर तो आज एकदम बहुत ही फेमिनिस्टवादी लग रहे हैं, बहुत ज्यादा महिलाओं की बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मैं आगे और भी बातें करूंगा जो कि सरकार करती है और मैं उन सभी चीजों को आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है और नहीं है। सरकार ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट एक लेटर लिखा और सुप्रीम कोर्ट को कहा कि देखिए माननीय न्यायालय, यह जो 375(2) है ना, इसमें आप कुछ मत करिए, जैसा है वैसे इसको रहने दीजिए। अगर इसमें आप छेड़छाड़ करेंगे तो बिहार में जो वैवाहिक नाम की जो संस्था है, भारत में हमारी संस्कृति में विवाह की जो मान्यताएं है ना, वो इससे कमजोर हो जाएंगी। इस तरह की बातें नहीं बाहर आनी चाहिए। ये सरकार ने स्पष्ट रूप से लिख करके सुप्रीम कोर्ट को कहा और सुप्रीम कोर्ट ने वैसा ही किया, एज बढ़ा दिया। 15 से पहले 10 था, 15 फिर 18 कर दिया। लेकिन उसने भी कहा कि हाँ भैया ठीक है, शादी के बाद अगर किसी लड़की के मर्जी के बिना भी उसका पति यदि उसके साथ यौन संबंध बनाता है तो वो क्राइम नहीं है, वो वैवाहिक बलात्कार नहीं माना जाएगा। इस पर कुछ महिलाएं जो है वो कोर्ट चली गई। ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट का मसला है और इसी मसले पर दोस्तों फैसला आया है। लगभग 3 महीने से मसला चल रहा था और वर्डिक्ट आ गया। और मजे की बात यह है दोस्तों कि इस वर्डिक्ट में 2 जजों की बेंच ही है और दोनों जजों का मत अलग अलग है। इसीलिए सामान्यतः यह प्रयास किया जाता है कि जब कोई बेंच बने तो विषम संख्या में बने, ताकि अगर 2 लोग एक पक्ष में तो एक कम से कम विरोधी हो या एक अलग पक्ष रखे और फैसला बहुमत के रूप में आ जाए ताकि डिसीजन हो जाए। लेकिन इस मामले में 2 जजों की बेंच बनी थी, जस्टिस राजीव सकदर और जस्टिस सी हरिशंकर, ये 2 लोगों की बेंच थी। देखिए इसमें हुआ क्या। राजीव सकदर जो है ये क्या कह रहे हैं, राजीव सकदर जी जो है वो इस पूरे मामले को क्या कह रहे हैं, तो यह कह रहे हैं राजीव सकदर जी कि यह मतलब अवैध है ना, मतलब कि गलत है। ठीक है, 375(2) जो है वो गलत है, उसको खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, और उसको पुनिशेबल ऑफेंस बनाना चाहिए, है ना, दंडात्मक अपराध बनाना चाहिए। माने कि शादी के बाद अगर किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ उसके मर्जी के बिना यदि उसका पति उसके साथ अवैध मतलब संबंध बनाता है, अवैध नहीं, अगर संबंध बनाता है तो उसके मर्जी के बिना, तो वो बलात्कार को जो है सो माना जाना चाहिए। ठीक है, तो इन्होंने 375(2) को अवैध कहा है, गलत कहा है। और उन्होंने कहा है कि भैया ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि महिलाओं का इस तरह से कोई एक्सप्लॉइटेशन न कर सके। समझ में आ रही होगी बात। दूसरी, श्री हरिशंकर जी ने कह दिया कि नहीं भाई व्यवस्था ठीक है, यानी कि 375(2) अपवाद है, वो अपवाद ही रहना चाहिए, उसमें सरकार को उसमें किसी को इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, किसी को भी उसमें अंदर नहीं जाना चाहिए। समझ रहे। अब दोनों जजों का क्या हो गया, मामला अलग अलग हो गया। अब जब दोनों जजों का मत अलग अलग है तो फैसला तो आया ही नहीं ना, फैसला तो नहीं आया। इसी वजह से ये मुद्दा खूब चर्चा में है और ये अभी बीपीएससी की साक्षात्कार होनी है, इंटरव्यू, वहां भी पूछा जा सकता है। यूपीएससी का प्री होना है, फिर सितंबर महीने में यूपीएससी का मेंस होना है, 12 जून को यूपीपीसीएस का प्री होना है, उनका भी सितंबर में मेंस होना है और फिर इंटरव्यू होना है। ये मुद्दा तो आना ही आना है। तो एक विद्यार्थियों के साथ साथ महिलाओं के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी है, इस मुद्दा को समझना बहुत जरूरी है। और एज अ जनरल सिटीजन इस पूरे मुद्दे को समझने के बाद अगर मेरा कोई भी एक विद्यार्थी, कोई भी एक आदमी अगर ये समझता है कि नहीं भाई हमें इस मामले विमेंस राइट की बात करनी चाहिए, मैं समझूंगा कि मेरा ये एक समाज के नव निर्माण में हमारा अपने तरफ से एक आहुति रहा, जो आहुति एक बेहतर काम के लिए रहा। तो दोस्तों इसको बेहतर तरीके से समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, दोनों जजों ने अलग अलग बात कही है। ठीक है, अब सीधी सी बात है कि कोई फैसला तो आया नहीं, तो अब ये मामला कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट इस पे अपना फैसला सुनाएगा और सुप्रीम कोर्ट ने 17 में जो फैसला सुनाया मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा है कि भाई 18 वर्ष से अधिक उम्र की यदि कोई महिला है और उसका विवाह हुआ है तो विवाह के पश्चात यदि उसका पति उसके मन मर्जी के खिलाफ उसके साथ संबंध बनाता है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, यानी वो वैवाहिक बलात्कार नहीं माना जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको पूरा मुद्दा समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब थोड़ा सा डेटा पे बात कर लेते हैं। देखिए ये मैंने यहाँ
NHFS5। NHFS5 का मतलब क्या है? नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5। ठीक है, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 5 कहता है कि भारत में 24% महिला जो है वो घरेलू हिंसा की शिकार है, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार है। ये डेटा मैं आपको इसलिए देना चाह रहा हूं क्योंकि जो लोग या हमारी गवर्नमेंट या कोई ये कह रही है कि 375 तो बना रहना चाहिए, उनको समझना होगा कि महिलाएं कितनी कष्ट में है, कितनी प्रॉब्लम में है। ठीक है, दूसरा चीज कि अब देखिए इसका एक दूसरा एंगल भी है दोस्तों कि अगर गवर्नमेंट रोक रही है तो गवर्नमेंट भी किस बात से डर रही है। ठीक है ना, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक क्लू दे देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा कि सर केवल महिलावादी बात कर रहे हैं। ठीक है, महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, पुरुष कहाँ गया बेचारा। सही बात है कि डोमेस्टिक वायलेंस जो 498A है ना, इसका बहुत मिसयूज भी हुआ है। बहुत बार महिलाओं ने ऐसा किया है, बहुत बार महिलाओं ने ऐसा किया है कि उन्होंने जो है वो क्या, तो जब उनका उस तरह से वायलेंस हुआ भी नहीं और उन्होंने पुरुषों के खिलाफ क्या किया, केस कर दिया, ससुराल वालों के खिलाफ केस कर दिया और ससुराल वाले फंस गए बेचारे। ये बहुत बार ऐसा डाटा आया है, ऐसा हुआ है। तो सरकार इस बात से भी डर रही है या लोग इस बात से भी डरते हैं कि अगर 375(2) को मान लीजिए कि हमने अपराध की श्रेणी में रख दिया तो ये भी हो सकता है ना कि इरादतन कोई महिला अपने पति को फंसा दे। हो सकता है ना, क्योंकि कौन किसके बेडरूम में जाकर के झांक के देखेगा कि मन मर्जी चल रही है या गैर मर्जी चल रही है। ये बहुत बड़ा सीरियस मुद्दा है। तो अगर सरकार भी इस पे फूक फूक के कदम रख रही है तो इसमें हम सरकार को बहुत गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात समझना पड़ेगा कि एक पानी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी चीज है, हम सभी पीते हैं, लेकिन हमें पता है कि चुल्लू भर पानी को यदि नाक में डाल दे तो डेथ हो जाएगा, आदमी मर जाएगा। एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों ही है। तो हमारी समझदारी है कि हमें पानी को पीने के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए यूज करना है, नाक में भरने के लिए यूज नहीं करना है। अगर हम ये माने कि पिस्तौल से लोग एक दूसरे का जान ले लेते हैं तो ये इसका एक गलत पक्ष है। लेकिन क्या हम इस वजह से केवल पिस्तौल खरीदना बंद कर दे, गोली रखना बंद कर दे, बारूद रखना बंद कर दे तो भी बॉर्डर पे रक्षा कैसे करेंगे हम? समझ रहे हैं? मतलब केवल ये तर्क देना कि इस अगर हम कोई ऐसा कानून बनाते हैं तो इस कानून का मिसयूज होगा, इस कानून का मिसयूज होगा, इस वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते, ये ठीक बात नहीं है, ये जस्टिस नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसलिए मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया आपको कि इसके दोनों ही पक्ष हैं, दोनों पक्षों को समझ बूझ करके, और खास करके महिलाओं की, अगर कोई लड़की या महिला मेरा ये वीडियो देखेंगी तो प्लीज समझिएगा कि शेक्सपियर का नाम आपने सुना होगा, फादर ऑफ इंग्लिश। शेक्सपियर ने कहा था कि अगर महिलाओं का सबसे ज्यादा कोई शोषण करता है तो वो महिलाएं करती है। ये ट्रुथ। एक महिला, एक लड़की जब अपने घर में होती है तो वो जिस रोल को प्ले करती है तो उसमें उसको अपने घर वाले, अपने परिवार वाले हर मामले में उसको सही दिखते हैं। लेकिन वही लड़की जब ससुराल में जाती है तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं तो उसको सारे ससुराल वाले विलेन दिख जाते हैं। ये मानसिकता की बात है, ये सोचने की बात है। अगर उनके को भी वो अपने घर के सदस्यों के जैसा मानना शुरू कर दे और घर के सदस्य भी उसको अपनी बेटी की तरह मानना शुरू कर दे, जैसे कि वो अपनी बेटी की गलतियों को इग्नोर करते हैं, अगर हर ससुराल वाले अपनी बहू की गलती को इग्नोर करने लगे तो शायद बहू भी उनको अपना परिवार मान ले। तो इसमें दोनों ही पक्षों को एक समन्वय स्थापित करने की आवश्यकता है, तब जाकर के एक बेहतर समाज का निर्माण हो सकेगा। बेहतर समाज निर्माण करने का ये कोई तरीका नहीं हो सकता है कि किसी का दिन प्रतिदिन शोषण हो रहा है और हम बस एक झूठा ढिढोरा लेकर के पीट रहे हैं कि हम समाज को, वैवाहिक संस्था को टूटने नहीं देना चाहते हैं। हम तलाक को गलत मानते हैं, हम फॉरेन राष्ट्र को कहते हैं उनके यहाँ तो 4 बार तलाक होता है, 5 बार तलाक होता है। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहूँगा, अगर आप पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को, तलाक कोई बुरी बात है क्या? ये एक विकसित कंसेप्ट है, डेवलप्ड कंसेप्ट है। अगर 2 लोग एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते हैं तो छोड़ देना सबसे ज्यादा अच्छा विकल्प है ना जी। अन्यथा दोनों लोग एक दूसरे के जीवन को नरक बना करके रख देंगे। तो अच्छा है कि छोड़ दे।
तुम स्वतंत्र हो जाओ, हम स्वतंत्र हो जाए, तो ये अच्छी बात है ना, इसमें बुरी बात क्या है? हाँ, लेकिन बात बात पे तलाक भी नहीं होनी चाहिए, तो अंडरस्टैंडिंग की बात है। आप बताइए कौन सी पति पत्नी है जिनके बीच आपस में झगड़ा नहीं होता होगा? लेकिन क्या सब जगह तलाक होता है? नहीं होता है, क्योंकि उनके अपनी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और दोनों ही दूसरे को समझते हैं, तो परिवार ठीक तरीके से चलता है। लेकिन ये मसला पे कानून बनाना और 375(2) को अपराध की श्रेणी में रखने की जो बात है, ये ठीक बात है। विश्व के विकसित राष्ट्रों ने ये रखा है। सबसे पहले पोलैंड ने अपने यहाँ रखा था, 1933 की बात है, ठीक है। और हालांकि उससे पहले की भी बात करें तो सोवियत राज्य ने अपने यहाँ रख दिया था 1922 में। उसके बाद 1970 के दशक में अमेरिका ने रख लिया। विश्व के जितने डेवलप्ड कंट्री हैं उनके यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे डेटा भी रखा है आपको। विश्व के लगभग 185 देशों में से 77 देश ऐसे हैं जिन्होंने 375(2) को यानी वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखा है। जितने डेवलप्ड कंट्री सबके यहाँ वो अपराध की श्रेणी में है, लेकिन हमारे यहाँ अपराध की श्रेणी में नहीं है, ठीक है। अब देखिए, तो मैं थोड़ा फिर इस मुद्दे पे आता हूं। NHFS 2019-20 नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे 2019-20 का रिपोर्ट, पंजाब के 67% पुरुष यह मानते हैं कि जबरन यौन संबंध बनाना पत्नी के साथ अधिकार है, राइट है। राइट है, वो ऐसा कह रहे हैं कि ये राइट है हमारा, अगर हम जबरन संबंध बना रहे हैं उनके साथ तो ये राइट है। ये कौन सा राइट हो सकता है भाई? तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती हम खाना ठूस दे और तुमको भूख नहीं लगा, तुम खाओगे? नहीं खाओगे, वोमिटिंग कर दोगे, झगड़ा कर लोगे, लड़ लोगे। फिर कैसे कर सकते हो कि महिला का कि अगर तुम्हारा विवाह हो गया तो तुम कैसे कर सकते हो? आप समझ सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम है यहाँ पे। और ये मैं नहीं कर रहा हूँ, डेटा है, आप निकाल सकते हैं। NHFS 2005-6 का रिपोर्ट, 93% महिला प्रभावित है। 93% महिला जो है ना यौन उत्पीड़न से शिकार है अपने पति के द्वारा। ये 2005-6 का NHFS का रिपोर्ट कहता है कि देश की 93% महिलाएं जो हैं वो यौन उत्पीड़न का शिकार है, वो भी किससे? अपने पति से, किसी और से नहीं। दूसरा चीज, 2015-16 का रिपोर्ट, 99% मामला दर्ज ही नहीं होता है। NHFS का ही रिपोर्ट है 2015-16 का कि इस तरह के 99% मामले तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं। सोचिए, 99% मामला रिपोर्ट नहीं होता है। और दुखद बात मैं आपको बता दूं ना, इस मामले में बिहार सबसे आगे है, ठीक है। आई थिंक जहां तक मैं डेटा रिकॉल करूं, ये डेटा शायद थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन मुझे जहां तक याद है 94% स्थिति बिहार में ऐसी है कि यहाँ पे महिलाओं के साथ इस तरह की स्थिति होती है। फर्स्ट पोजीशन बिहार है, ठीक है। उसके बाद देखिए NCRB का जो डेटा है वो क्या कहता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। NCRB कह रहा है कि हमारे यहाँ प्रत्येक दिन लगभग 88 रेप होते हैं, 88 रेप होते हैं प्रत्येक दिन, ठीक है। और इसमें से 94% लोग तो अपने परिवार के ही होते हैं दोस्तों। परिवार वालों पर ज्यादा नजर रखिए, अपने रिलेटिव्स पे ज्यादा नजर रखिए। खासकर इस मामले में बच्चे यौन शिकार बन जाते हैं। बच्चों को आप खेलने छोड़ देते हैं किसी के साथ, उनको पता नहीं है कि ये ऐसी चीजें क्या होती हैं, और लोग उनके साथ गलत कर जाते हैं। और ये NCRB कह रहा है कि 94% में मामले में तो परिवार के लोग हैं, बाहर का लोग तो बाद में आता है दोस्तों। 6% बाहर के लोग, बाकी तो अपने घर के, अपने आस पड़ोस के लोग होते हैं। अपने आस पड़ोस के लोगों पर ध्यान रखें, अपने बच्चों को उनसे दूर रखें। वो बच्चों के साथ खेल रहे हैं तो किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं ये जरूर देखें, इस पर जरूर गौर करें, अन्यथा बच्चे इसका शिकार हो सकते हैं। ज्यादा शिकार बच्चे ही होते हैं। तो दोस्तों ये पूरा मसला मुझे आपको समझाने बताने का यही था, क्योंकि अब तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का स्टैंड 2017 का मैंने आपको बता दिया। आगे सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा नहीं करेगा, सुप्रीम कोर्ट का अपना मानना है। लेकिन एज अ ह्यूमन, एज अ मानव के रूप में आपका क्या निर्णय होना चाहिए, आपका किस प्रकार का बिहेव होना चाहिए, आपका किस प्रकार का एटीट्यूड होना चाहिए, ये तो आप मान ही सकते हैं ना। मैंने आपको बता दिया इस पूरा मसला। क्या आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, अपना पक्ष रखिएगा। कुछ लोगों को हो सकता है कि ये मुद्दा अजीब तरह का लगे, यार क्या बता रहे हैं भैया, तुमको लगे तुम रखना अपने पास, ठीक है। तुमको जो लिखना होगा तुम लिखना, आई डोंट केयर। मुझे जो सही लगता है, जो सही है वो मैं बोलूंगा और वो मैं रखूंगा। और मैं मानता हूं कि ये एक ज्वलंत टॉपिक है भारत का,
और ये समय आने पर भारत में लागू होगा ही होगा। और मैं ये मानता हूं कि वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, इसको रखा जाना चाहिए, इसको पुनिशेबल ऑफेंस बनाना चाहिए। साथ ही मैं ये चाहता हूं कि महिलाएं जो हैं इस अधिकार का अगर उनको मिलता है तो उसका कभी भी गलत फायदा न उठाए। लेकिन मैंने जैसा कि कहा कि हर चीज के दो पहलू हैं, पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन हम निगेटिव को सोच करके पॉजिटिविटी के लिए आगे ना बढ़े, ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो हमें करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये पूरा मुद्दा आपको समझ में आया होगा। आप इसको अगर आपको पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें, जो भी आईएएस पीसीएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के बीच में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नए नए मुद्दे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे हैं, जो कि प्री मेंस इंटरव्यू में इक्वली इंपॉर्टेंट है, उस मुद्दे को मैं आपके साथ लेकर के आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन। देखो